हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11th के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सभी नोट्स और पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन 12th को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कक्षा 11 का हिंदी दिगंत भाग 1 के गद्य खंड का 6वां पाठ मेरी वियतनाम यात्रा का संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको ये मेरी वियतनाम यात्रा पाठ को पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 11 के हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य पाठ को पढ़ना है, उस पाठ के वस्तुनिष्ठ या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के वीडियो को देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कक्षा 11 हिंदी दिगंत वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। मैंने इसके पहले वाले सभी पाठों को पढ़ा रखा है, आप उन पाठ के वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में आपको मेरी वियतनाम यात्रा पाठ को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी वियतनाम यात्रा पाठ जो है उनके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो इस पाठ के जो रचयिता हैं, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वे भोला पासवान शास्त्री हैं। भोला पासवान शास्त्री बिहार के रहने वाले थे, ये इस पाठ के लेखक है। तो सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेखक का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, उनकी कृतियाँ क्या थी, उनके द्वारा कौन कौन से प्रकाशित पुस्तकें थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में पढ़ाएंगे और उसके बाद पाठ को शुरू करेंगे। तो आपको याद ये रखना है कि इस पाठ के जो लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री जी हैं। मैंने इनका इमेज भी ऐड कर दिया, आप इनके इमेज को देख लीजिए। यही थे भोला पासवान शास्त्री। जो आपका बुक में इमेज है, सेम उसी इमेज को मैंने कैप्चर करके ऐड किया है। जो बुक आपका होता है, सेम बुक को इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि बुक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप बुक को अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं पाठ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको ये पूरा पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझा दें। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो जो भोला पासवान शास्त्री जी थे, उनका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन अर्थात उनकी जो मृत्यु हुई थी वह 10 सितंबर 1984 ईस्वी में हुई थी। ये 1 नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए था। तो उनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में, उनका निधन हुआ था 10 सितंबर 1984 ईस्वी में। जन्म स्थान का मतलब है कि उनका जन्म किस जगह पर हुआ था। तो उनका जन्म बैरगाछी जिला पूर्णिया बिहार में हुआ था। अर्थात बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के बैरगाछी गांव में उनका जन्म हुआ था भोला पासवान शास्त्री का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वे बिहार के जन्म स्थान थे, अर्थात वे बिहार के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम था धूसर पासवान। उनकी शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ, पटना एवं काशी विद्यापीठ और वाराणसी से 1984 में 1940 में स्नातक किया था। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन। अर्थात जो भोला पासवान शास्त्री जी थे उन्होंने 1940 ईस्वी में ग्रेजुएशन को फाइनल किया था। इसके बाद है कार्यवृत्त। कार्यवृत्त का मतलब होता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। तो छात्र जीवन से स्वाधीनता आंदोलन और राजनीति में सक्रिय है। छात्र जीवन से वे स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से राजनीति में रहे और 1942 में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। 21 माह का कठोर कारावास। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। 1952 के आम चुनाव में धमदाहा कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित और डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल। 1957, 1962 और 1967 के चुनावों में वे विधायक बने भोला पासवान शास्त्री जी। मार्च 1968 से जनवरी 1972 ईस्वी तक की अवधि में 3 बार वे बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। अर्थात ये जो भोला पासवान शास्त्री जी थे, ये 3 बार ये जो बिहार है, इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे, अर्थात सीएम भी बने थे। इन्होंने 21 माह का कठोर कारावास भी किया था, अर्थात वे 21 माह कठोर रूप से जेल में रहे थे। 1946 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने थे। 1952 ईस्वी में आम चुनाव में धमदाहा कोड़ा निर्वाचन के क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे और वहां से डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। और 1957, 62 और 1967 के चुनावों में वे विधायक बने थे। उसके बाद 1968 से जनवरी 1969 तक,
अर्थात मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो इनमें से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने थे, तो 3 बार बने थे। किस अवधि से किस अवधि तक के बीच में बने थे, तो मार्च 1968 से जनवरी 1972 की अवधि में 3 बार वे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 1972 में राज्यसभा के सदस्य में वे चुने गए थे और फरवरी 73 में अर्थात फरवरी 1973 में वे केंद्रीय मंत्री बने थे। अप्रैल 1976 में पुनः राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1982 तक संसद सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो ये था उनका जीवन का कार्यवृत्त कि उन्होंने जीवन में अपने क्या क्या कार्य किए। अब आप पढ़िएगा उनके बारे संपादन के बारे में, अर्थात उन्होंने किन किन चीज़ों का संपादन किया। तो पूर्णिया से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र संदेश का संपादन, पटना के हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता के दैनिक पत्र लोकमान्य के संपादक मंडल में सदस्य थे। अर्थात उनका जो जन्म हुआ था वह पूर्णिया जिला में हुआ था, इससे पहले आपने पढ़ लिया। तो पूर्णिया में जो प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक पत्रिका होती थी वो राष्ट्र संदेश हुआ करती थी और उसका संपादन भोला पासवान शास्त्री जी ही करते थे। पटना के हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता के दैनिक पत्र लोकमान्य के संपादक मंडल में वे सदस्य रहे थे। अर्थात वे इन साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया करते थे। कृति का मतलब होता है कि उन्होंने किन किन चीज़ों की रचनाएं की। वियतनाम की यात्रा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली से 1983 में प्रकाशित, अन्य लेख, टिप्पणियाँ आदि अब तक अप्रकाशित। वियतनाम की यात्रा ये उनकी ही कृति है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वियतनाम की यात्रा पाठ के जो लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री जी हैं। तो जो भोला पासवान शास्त्री जी थे उनकी ही कृति है वियतनाम की यात्रा, और इसी वियतनाम की यात्रा पाठ को आप इस वीडियो में देखने वाले अर्थात इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है भोला पासवान शास्त्री जी के बारे में कुछ अन्य परिचय, संक्षिप्त में परिचय। भोला पासवान शास्त्री बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता थे। राजनीतिक हलकों में उन्हें आज भी बड़े आदर और सम्मान से स्मरण किया जाता है। बिहार के प्रबुद्ध नागरिकों, राजनीतिक कर्मियों एवं बुजुर्ग पत्रकारों के बीच अपनी सादगी, लोकनिष्ठा, देशभक्ति और पारदर्शी ईमानदारी एवं विचारशीलता के लिए वे दुर्लभ उदाहरण के रूप में ज्ञात किए जाते हैं अर्थात याद किए जाते हैं। भोला पासवान शास्त्री सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति करने वाले तपे तपाए राजनेता थे। कोई भी प्रलोभन उन्हें अपने मूल्यों और आदर्शों से डिगा नहीं सकता था। अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में बिहार के एक पिछड़े हुए सुदूर अंचल के वंचित वर्ग से उठकर राज्य एवं देश के ऊंचे राजनीतिक पदों तक पहुंचने वाले शास्त्री जी अपने बौद्धिक नैतिकता, योग्यता और व्यक्तिगत गुणों के बल पर आगे बढ़ते चले गए थे। वे व्यक्ति, जाति या समुदाय विशेष की राजनीति नहीं करते थे, वे संपूर्ण समाज एवं उनकी मुख्य धारा की राजनीति करते थे। आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में जो भी पिछड़े दिखाई देते थे उनके प्रति सजग दायित्व बोध बराबर उनमें बना रहता था। उनके हितों के लिए वे निरंतर सचेष्ट रहते थे और बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तत्पर रहते थे। तो इस पैराग्राफ में उनके जीवन की सादगी के बारे में बताया है कि जो भोला पासवान शास्त्री जी थे वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, वे प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता भी थे। उन्हें आज भी बड़े आदर और सम्मान से स्मरण किया जाता है। लोकनिष्ठा, देशभक्ति, पारदर्शी, ईमानदारी एवं विचारशीलता के लिए वे दुर्लभ उदाहरण के रूप में याद किए जाते हैं। जो भोला पासवान शास्त्री जी थे वे सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति करने वाले तपे तपाए राजनेता थे। कोई भी प्रलोभन अर्थात कोई रिश्वत या फिर कोई प्रलोभन उन्हें अपने मूल्यों और आदर्शों से डिगा नहीं सकता था अर्थात हिला नहीं सकता था, उनको अपने पथ से हटा नहीं सकता था। अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में बिहार के पिछड़े हुए सुदूर अंचल के वंचित वर्ग से वे उठे थे। जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया कि उनका जन्म हुआ था बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के बैरगाछी गाँव में। तो वह बहुत ही पिछड़ा हुआ सुदूर अंचल था। तो वही बताया जा रहा है कि सुदूर अंचल के वंचित वर्ग से उठकर वह राज्य एवं देश के ऊंचे राजनीतिक पदों पर पहुंचने वाले शास्त्री जी अपने बौद्धिक, नैतिक योग्यता और व्यक्तिगत गुणों के बल पर आगे बढ़ते गए थे। वे व्यक्ति, जाति या समुदाय विशेष की राजनीति नहीं करते थे, वे पूर्ण समाज एवं उसकी मुख्य धारा की राजनीति करते थे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में जो भी उनको पिछड़ा दिखाई देता था उनके प्रति सजग दायित्व बोध उनमें बराबर बना रहता था कि ये पिछड़ा है, इसको मैंने आगे बढ़ाना अर्थात इसको विकसित करना, ऐसा उनके मन में हमेशा चलता रहता था। उनके हितों के लिए भी निरंतर सचेष्ट रहते थे और बड़े से बड़े त्याग करने के लिए भी तत्पर रहते थे। भोला पासवान शास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गहरी समझ थी। भारतीय परंपरा के प्रति उनके भीतर गहरा अनुराग भाव था। लोकतंत्र में उनकी गहरी निष्ठा थी। वे मानवतावादी आदर्शों पर टिकी हुई सामाजिक बराबरी और सद्भाव के स्वप्न को साकार होते देखना चाहते थे। उनकी वियतनाम यात्रा संबंधी पुस्तक वियतनाम की यात्रा, जो आप इस पाठ में पढ़िएगा, जिससे एक अंश यहाँ प्रस्तुत है, ये बातें प्रमाणित होती है। अर्थात वियतनाम की यात्रा उनकी एक पुस्तक है और उसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और उसी से ये बातें प्रमाणित होती हैं जिन बातों को आपने इससे पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा है।
अपनी राष्ट्रीयता, असीमता और स्वतंत्रता के लिए लंबा अथक संघर्ष करने वाले देश वियतनाम के प्रति तथा उसके महान नेता हो ची मिन्ह के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान भाव था। ऐसे विनम्र, संवेदनशील और जिज्ञासु नेता का यह यात्रा वृत्त अनेक अर्थ में प्रेरणास्पद है। तो सबसे पहले एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वियतनाम की यात्रा पाठ किस प्रकार की विधा है। तो विधा का मतलब होता है कि यह कैसा पाठ है, तो यह एक यात्रा वृत्त है। तो यही आपको याद रखना है कि अब उनकी जो अपनी राष्ट्रीय असीमता और स्वतंत्रता के लिए लंबा अथक संघर्ष करने वाला देश जो था वह वियतनाम के प्रति तथा उसके महान नेता, वियतनाम के जो महान नेता थे वे हो ची मिन्ह थे, उनके प्रति उनके मन में गहरा सम्मान भाव रहता था। ऐसे विनम्र, संवेदनशील और जिज्ञासु नेता का यह यात्रा वृत्त अनेक अर्थों में प्रेरणास्पद है। यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही गहरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे प्रत्येक पाठकीय यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। इसी तरह से यही इस तरह की यात्रा संस्मरणों की रोचकता पर आधार हो सकता है। अर्थात उन्होंने जो यात्रा की थी, वियतनाम की यात्रा, उन्हीं का वर्णन वे अपने शब्दों में एक पुस्तक के जरिए करते हैं। और वही बताया जा रहा है कि टूरिस्ट गाइड के सहारे भी कोई व्यक्ति यात्रा कर सकता है, लेकिन यात्रा संस्मरण के सहारे प्रत्येक पाठ की यात्रा उतनी विशिष्ट होती है जितनी की लेखक की यात्रा रही उनके, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह की यात्रा के संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हों तो ठीक शायद अपने पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं, नहीं तो मेरी आपको सलाह है। वे कहते हैं कि नहीं तो मेरी आपको सलाह है अगर आप इतने खुश नहीं हैं तो। जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वही राम है, टिकना तो मौत है। वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रमता राम इसलिए कहा जाता है कि जो रमता नहीं, अर्थात कोई एक जगह टिकता नहीं है, वही राम है, टिकना तो मौत है। अर्थात अगर कोई एक जगह टिक जाता है तो वह तो उसकी मौत है। ये लिखा गया, अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे जी के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है जो आपने ब्रैकेट के अंदर पढ़ा है। अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है, मेरी वियतनाम यात्रा। इस पाठ के लेखक है भोला पासवान शास्त्री। वे इसमें यात्रा के बारे में, अर्थात वे कहाँ कैसे गए थे, किस चीज़ के माध्यम से गए थे, किस परिवहन के माध्यम से गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा था, आप इस बारे में पढ़िएगा। अर्थात यह एक यात्रा है। इस यात्रा को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए पूरे पाठ को अच्छे से समझिएगा। स्मृति पर जोर डालने से लगता है कि बात कोई 40 वर्ष पहले की है, हो सकता है 2-4 वर्ष पहले की हो। स्मृति पर, अर्थात जो इस पाठ के लेखक में भोला पासवान शास्त्री जी हैं, तो वे कहते हैं कि वे अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो उनको लगता है कि ये बात कोई 40 वर्ष पहले की है, हो सकता है कि 2-4 वर्ष पहले और पहले की हो। मैं आपको एक पैराग्राफ पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसलिए पहले आप पैराग्राफ को अच्छे से समझते हुए चलिए। एक दिन बड़े आलस और अन्वेषक भाव से हिंदी की किसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलट पलट रहा था। हठात एक पन्ने पर पेंसिल स्केच की एक तस्वीर दिखी। बड़ा दुबला पतला, सादगी का नमूना एक आदमी, लेकिन व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरणापद, चमत्कारी, तेजस्वी और मैजेस्टिक, फेफड़ों में प्राण वायु फेंकने वाला महामानव, कोई मसीहा, राजनीतिक फकीर जैसा स्वच्छ साची। उनकी लहसुनुमा दाढ़ी बड़ी फपती थी, उनकी बाहर की आकृति से भीतर की प्रतिलिखित हो रही थी। देखकर लगा जैसे कोई निधि पा ली हो। सिद्ध सनात सा चित्त प्रसन्न हो उठा। वे कौन हैं, कहाँ के हैं और क्या हैं, जानने की सुधि भी नहीं रही। देखता ही रह गए उस तस्वीर को। उतने ही कलात्मक ढंग से उस तस्वीर के एक नीचे छोटे और पतले हल्फों में लिखा था, हो ची मिन्ह। इतने वर्ष पहले देखी हुई तस्वीर को जीवंतता तथा प्रभावकारिता बराबर मेरे मानस पटल पर अंकित रहती है। यह तस्वीर अंतः सलीला फल्गु नदी की तरह मेरे हृदय को सिंची रही। भोला पासवान शास्त्री जी कहते हैं कि जब वे अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तब उनको लगता है कि ये जो बात हमको बताने जा रहे हैं ये करीब 40 वर्ष पहले की है, लेकिन वे ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये 2-4 वर्ष पहले और पहले की हो, अर्थात 40 वर्ष से भी अधिक पुरानी हो।
एक दिन में बड़े आलस और अन्य भाग से किसी हिंदी मासिक पत्रिका के पन्ने को उलट रहे थे। तब पन्ने को उलटते हुए उनको एक पेंसिल से बना हुआ स्केच दिखाई दिया। उस स्केच में उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला सादगी का नमूना एक आदमी था, लेकिन उनका जो है आदमी को देखा, उस आदमी का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरणाप्रद, चमत्कारी, तेजस्वी और मैजेस्टिक, फेफड़ों में प्राण वायु फेंकने वाला था। महामानव कोई मसीहा था। तो जब उन्होंने उसके स्केच को देखा तो वे उसके स्केच को देखते ही रह गए। उसके बाद उन्होंने उसके नीचे लिखे हुए नाम को पढ़ा, हो ची मिन। अर्थात उनको पता चला कि जो तस्वीर है ये हो ची मिन की है। इतने वर्ष पहले देखी हुई तस्वीर की जीवंतता, अर्थात उन्होंने 40 वर्ष पहले उस तस्वीर को देखी थी, लेकिन उस तस्वीर की जो जीवंतता थी तथा प्रभावकारिता थी बराबर उनके मानस पटल पर अंकित रहती है। अर्थात उनको आज भी वो पल याद है जब उन्होंने उस पन्ने को उलटते हुए उस पेंसिल से बनी हुई स्केच में हो ची मिन की तस्वीर को देखी थी। और वे कहते हैं कि यह जो तस्वीर है, जो हो ची मिन की तस्वीर है, पेंसिल से बनी हुई स्केच, वह अंतःशिला फल्गु नदी की तरह उनके हृदय को सींचती रहती है। कुछ दिनों बाद उस महान विभूति की कहानी पढ़ने को हो ची मिन मिली। आज से लगभग 90 वर्ष पहले जब वियतनाम विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था और उसकी अपनी राष्ट्रीयता अंधकार से ढकी हुई थी, उन्हीं दिनों वहाँ की भूमि पर उस महान पुरुष का जन्म हुआ था। उन्होंने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन किया। वे हो ची मिन के बारे में बताते हैं कि जो हो ची मिन थे, वे महान विभूति की कहानी पढ़ने को हो ची मिली थी। आज से लगभग 90 वर्ष पहले की बात है कि जब वियतनाम विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, अर्थात उनके गुलामी में था, उसकी अपनी राष्ट्रीयता अंधकार से ढकी हुई थी, उन्हीं दोनों वहाँ की भूमि पर उस महान पुरुष का जन्म हुआ था जिनका नाम था हो ची मिन। वे बताते हैं कि उन्होंने, हो ची मिन ने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन भी किया था। अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। इसके लिए उन्होंने क्रांति, बलिदान और त्याग का पैगाम दिया। इसलिए वे विश्व द्रष्टा कहलाए और विश्व विस्तृत हुए। इसमें संदेह नहीं कि उनका जीवन कभी नहीं सूखने वाले प्रेरणा स्रोत के समान बना रहेगा और मानव मात्र को त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए संघर्ष प्रेरणा देता रहेगा। अर्थात वे हो ची मिन के बारे में बताते हैं कि जो हो ची मिन थे, उन्होंने अपने क्रांति और बलिदान और त्याग का ऐसा पैगाम दिया कि इसमें कोई भी संदेह नहीं कि उनका जो जीवन है कभी भी सूखने वाले प्रेरणा स्रोत के समान बना रहेगा और मानव मात्र को त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा हमेशा देता रहेगा। कि जो भी व्यक्ति है उसको अपने देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए आज़ादी और संघर्ष के लिए बलिदान और त्याग देना एक प्रेरणा देता रहेगा, जिससे सभी व्यक्ति मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसा वे हो ची मिन के बारे में बताते हैं। दिन बीतते गए। जब बिहार से दिल्ली आया तो सबसे पहले मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला। बड़ा आनंद आया। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। अब जब कभी बाहर जाने का मौका मिलता है तो वहां चला जाता हूं। भरसक प्रयत्न करता हूं कि अवसर को हाथ से न जाने दूं। वियतनाम की यात्रा के बारे में भी यही बात है। मेरी जीवन यात्रा के लगभग 10 दिन वियतनाम में बीते हैं। अब भोला पासवान शास्त्री अपने बारे में बताते हैं कि दिन उनके जीवन के बीतते चले गए। जब बिहार में उनका जन्म हुआ था, अर्थात वे बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने थे, तो वे बिहार में रहते थे। लेकिन जब बिहार से दिल्ली आए थे तब उनको मॉरिशस एक विदेश का नाम है, तो उनको एक बार मॉरिशस जाने का भी मौका मिला था। उनको वहाँ बड़ा आनंद आया था, अर्थात उनको वहाँ जाने में बहुत प्रसन्नता महसूस हुई थी। वह उनकी पहली विदेश यात्रा थी और अब जब कभी भी उनको बाहर जाने का मौका मिलता है तो वे वहाँ चले जाते हैं। वे भरसक प्रयत्न करते रहते हैं कि बाहर जाने का, जो विदेश जाने का मौका है, वह कहीं मेरे हाथ से छूट न जाए। और वियतनाम की यात्रा के बारे में भी यही बात है, अर्थात वियतनाम भी जब वे जाते हैं तो उनको बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। यह मेरे जीवन के लगभग 10 दिन वियतनाम में बीते, अर्थात जो भोला पासवान शास्त्री जी थे उनके जीवन के 10 दिन वियतनाम में ही बीते थे, अर्थात 10 दिन उन्होंने वियतनाम में बिताए थे। समय पर घोषणा हुई। मित्रों ने यात्रा शुभ हो कहकर विदा किया। हम एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 में आ गए। फिर अंतिम घोषणा हुई। विमान धीरे धीरे रनवे पर बढ़ने लगा। रफ्तार तेज होती हुई जान पड़ती और देखते देखते उसने धरती से अपना नाता तोड़कर आसमान से अपना संबंध जोड़ लिया। फिर अपनी गति को तेज करता हुआ आकाश मार्ग से बैंकॉक की ओर चल पड़ा। बैंकॉक तक बिना रुके उड़ान करनी थी। अर्थात अब ये बताते हैं एयरपोर्ट पर एयरप्लेन के बारे में कि एयरप्लेन किस तरह से उड़ा था, उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से वर्णन कहते हैं। वे कहते हैं कि समय पर घोषणा हो गई उनके विदेश के जाने की, तो उनके जो मित्र थे उन्होंने उनको विदा किया यह कहकर कि यात्रा शुभ, अर्थात तुम्हारा जो यात्रा वह शुभ हो, मंगलमय हो। हम एयर इंडिया के, वे बताते हैं एयर इंडिया के बोइंग विमान में, अर्थात विमान में, एयरप्लेन के बारे में बताते हैं कि एयर इंडिया के बोइंग विमान में 707 में आ गए थे। फिर अंतिम घोषणा हुई थी। विमान धीरे धीरे रनवे पर बढ़ने लगा। रफ्तार तेज होती हुई जान पड़ी।
देखते ही देखते उसने धरती से अपना नाता तोड़कर आसमान से अपना संबंध जोड़ लिया। फिर अपनी गति को तेज करता हुआ आकाश मार्ग से बैंकॉक की ओर चल पड़ा। बैंकॉक तक बिना रुके उड़ान करनी थी। अर्थात जिस तरह से वे बताते हैं, वे बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो एरोप्लेन था वह किस तरह से उड़ा। तो वे बैंकॉक की ओर चल पड़े थे और बैंकॉक तक बिना रुके उड़ान करनी थी। अर्थात एरोप्लेन को जहाँ उतरना था तो डायरेक्ट बैंकॉक पर ही लैंड करना था। जिंदगी का हर कदम मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। चिंतन की इसी पृष्ठभूमि से मेरी वियतनाम की यात्रा शुरू हुई। धरती के शोरगुल, भाग दौड़ और अव्यस्तता से हजारों फीट ऊपर आसमान के स्वच्छ शांत वातावरण में जीवन की न मालूम कितनी मधुर स्मृतियां मैंने मानस पटल पर तितलियों की तरह उड़ती हुई आ जा रही थी। इस तरह मैं अपनी भूली बिसरी यादों में गोते लगा रहा था कि अचानक कान में कुछ दर्द महसूस हुआ। विमान यात्रा में प्राय मैं कान के दर्द का शिकार हो जाता हूँ। कारण समझने में विशेष देर नहीं लगी। विमान धीरे धीरे हजारों फीट ऊंचाई से नीचे आ रहा था। दूर तक फैली हुई बिजली की रोशनी दिखाई पड़ी। कोई बड़ा शहर मालूम पड़ता था। घड़ी देखी, विमान के बैंकॉक पहुंचने का समय हो रहा था। जहां तक दृष्टि पहुंच सकती थी मैंने विमान से बैंकॉक को देखने की कोशिश की। होस्टेस ने सीट बेल्ट बांध लेने और कुर्सी पर सीधा बैठने का घोषणा की। विमान आराम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। बैंकॉक तक की यात्रा सुखद रही। तो इससे पहले वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि जो भोला पासवान शास्त्री जी थे वे एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और बैंकॉक तक की यात्रा करते हैं। तो बैंकॉक तक की यात्रा करते हुए जब वे एरोप्लेन में रहते हैं तो वे सोचते हैं जीवन की अपनी पुरानी यादों में, और अपने जीवन की पुरानी यात्रा में गोता लगाते हुए उसी में डूब जाते हैं। जैसे कि आपने इसमें पढ़ा कि वे मधुर स्मृतियों के मानस पटल पर तितली की तरह उड़ते हुए जा रही थी और इस तरह से वे अपनी भूली बिसरी यादों में गोते लगा रहे थे। लेकिन जब वे पुरानी बातों को सोच रहे थे तो अचानक उनके कान में दर्द होने लगा। तो उनके कान में जब दर्द होता था जब वे एरोप्लेन में रहते थे और जब एरोप्लेन हवा से नीचे ज़मीन पर लैंडिंग करना होता था। तो वही बताया जा रहा है कि अचानक उनके कान में कुछ दर्द महसूस हुआ। विमान यात्रा में प्राय उनके कान में दर्द हो जाता था। कारण उनको समझने में विशेष देर नहीं लगी, क्योंकि जो विमान है वह धीरे धीरे हजारों फीट से ऊंचाई से नीचे आ रहा था और दूर तक। इसलिए उनका कान दर्द देने लगा क्योंकि जो विमान था, जो एरोप्लेन था, वह हजारों फीट ऊंचाई से धीरे धीरे जमीन की ओर आ रहा था। और उन्होंने देखा कि दूर तक बिजली की रोशनी उनको दिखाई पड़ी। उनको लगा कोई बड़ा शहर ही है। और जब उन्होंने घड़ी देखी तो घड़ी में उनको पता चला कि विमान के बैंकॉक पहुंचने का समय हो रहा था। जहां तक उनकी दृष्टि पहुंच सकती थी उन्होंने विमान से बैंकॉक को देखने की कोशिश की। तब होस्टेस ने सीट बेल्ट बांध लेने और कुर्सी पर सीधा बैठने की घोषणा की। अर्थात वे वहां पहुंचने वाले थे, इसलिए जो होस्टेस होती है वे हमेशा समय समय पर सभी को घोषणा करती रहती है, अर्थात सूचना देती रहती है कि अब क्या होने वाला है, अब आपको क्या करना है। तो होस्टेस ने सीट बेल्ट बांध लेने और कुर्सी पर सीधा बैठने की घोषणा की। विमान जो था वह आराम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया और उनकी जो बैंकॉक तक की यात्रा थी वह बिल्कुल ही अच्छी तरह से सुखद रही। अब भोला पासवान शास्त्री जी कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पहुँचे तब 3 बजे रात का समय था। हम लोग की घड़ी में 1:30 बज रहे थे। यह वहाँ यहाँ के समय में 1.5 घंटे का फर्क था। हम लोगों को वियतनाम में 10 दिन ठहरना था। थाईलैंड और वियतनाम का समय मिलता है, इसलिए हम लोगों ने अपने घड़ी को बैंकॉक टाइम से मिला लिया। अपना अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और बैंकॉक में ठहरने के लिए वह फार्म जो दिल्ली में विमान पर बैठने के समय भर कर अपने पास रखा था, जांच आदि के लिए भारतीय दूतावास के पदाधिकारियों के जिम्मे कर दिया। अर्थात जब वे वहाँ पहुँचे थे तब उनकी घड़ी में 3 बज गया था, अर्थात 3 बजे रात का समय था। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनकी घड़ी में 1:30 बज रहे थे। तब उनको पता चला कि वहाँ के समय में, अर्थात इंडिया के समय में और ये जो बैंकॉक था उसके समय में 1.5 घंटे का फर्क था, अर्थात 1.5 घंटा आगे पीछे था। तब उन्होंने सोचा कि उनको वियतनाम में भी 10 दिन ठहरना है और थाईलैंड, अर्थात जो बैंकॉक और थाईलैंड एक ही जगह है, तो जो थाईलैंड और वियतनाम का समय है वह मिलता है। इसलिए उन्होंने अपने घड़ी को भी बैंकॉक टाइम से मिला लिया। अपना अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और बैंकॉक में ठहरने के लिए जो फॉर्म उन्होंने दिल्ली में विमान पर बैठने के समय भरकर अपने पास रखा था, उन्होंने जांच आदि के लिए भारतीय दूतावास के पदाधिकारियों को अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और बैंकॉक में ठहरने वाला जो फॉर्म था वह दूतावास के पदाधिकारियों को जिम्मे कर दिया, अर्थात उनको चेकिंग के लिए दे दिया। एयरपोर्ट से शहर लगभग 19 किलोमीटर है। पहुंचने में लगभग 1.25 घंटा लग गया। 1.25 घंटा कहा जाता है 45 मिनट को, 1.25 घंटा कहा जाता है 1 घंटा 15 मिनट को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1.25 घंटा किसको कहा जाता है, आधा घंटा तो आपको अच्छे से पता होगा, आधा घंटा कहा जाता है 30 मिनट को। तो जो एयरपोर्ट था, जिस एयरपोर्ट पर वे उतरे थे, उस एयरपोर्ट से जो शहर था वह लगभग 19 किलोमीटर दूर था। तो एयरपोर्ट से लगभग 19 किलोमीटर है, लगभग शहर 19 किलोमीटर है। पहुँचने में लगभग उनको 1.25 घंटा लग गया, अर्थात 45 मिनट लगे। गनीमत समझिए कि अधिकांश यात्री पहले ही एयरपोर्ट से शहर के लिए प्रस्थान कर चुके थे, नहीं तो घंटों
लग सकते थे। सड़क काफ़ी चौड़ी और बड़ी अच्छी है। मालूम हुआ वह सुपर नेशनल हाईवे, अर्थात जिस सड़क से वे जा रहे थे वह बहुत चौड़ी और बहुत ही सुंदर सड़क थी। तब उनको पता चला कि जो सड़क है वह सुपर नेशनल हाईवे है। हम लोगों के ठहरने के लिए होटल ओरिएंट में प्रबंध किया गया था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। भोला पासवान शास्त्री जी के लिए बैंकॉक में ठहरने के लिए किस होटल में प्रबंध किया गया था? तो होटल ओरिएंट में प्रबंध किया गया था। वह होटल बैंकॉक के सबसे अच्छे आधुनिक होटलों में से एक है। कमरा ठीक ठाक करने में करीब पौन घंटा लग गया। वहाँ भी अपना नाम, राष्ट्रीयता और पासपोर्ट का नंबर लिखकर होटल के अधिकारियों को देना पड़ा। अर्थात जैसा कि उन्होंने जब वे बैंकॉक से बैंकॉक की भूमि पर उतरे थे, अर्थात हवाई अड्डे पर उन्होंने चेकिंग के लिए अपना पासपोर्ट, वीज़ा और अपना जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो दिया था, वही सभी डॉक्यूमेंट्स उनको होटल के अधिकारियों को भी देना पड़ा, क्योंकि होटल के अधिकारियों को चेकिंग करना होता है और वे चेकिंग करने के बाद ही किसी व्यक्ति को रूम में जाने देते हैं, अर्थात होटल में आश्रय देते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने अपने सभी पासपोर्ट और राष्ट्रीयता और अपना नाम लिखकर अधिकारियों को दिया। मुझे अर्थात भोला पासवान शास्त्री जी को मुझे 251 नंबर का कमरा मिला। वह तीसरी मंजिल पर था। लिफ्ट द्वारा सामान कमरे में पहुंचा दिया गया। बड़ी थकावट, कमरा वातानुकूलित था, अर्थात कमरा जो था उसमें एसी लगा हुआ था। काफ़ी ठंडा। आते ही बिछावन पर पड़ रहा। बड़ी गहरी नींद। सवेरे 9 बजे आंखें खुली, अर्थात बड़ी गहरी नींद सोया। सवेरे 9 बजे आंखें खुली। बिछावन पर आज का बैंकॉक पोस्ट रखा था। उसे एक बार सरसरी नज़र से देखा। इस बीच सुरजीत ने जल्दी से तैयार होकर होटल के स्वागत कक्ष में पहुंचने के लिए फ़ोन किया। 10-11 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचना आवश्यक था। अर्थात उनको जो कमरा मिला था वह 251 नंबर का कमरा मिला था और वह कमरा तीसरी मंजिल पर था। लिफ्ट द्वारा उन्होंने अपने सामान को कमरे में पहुंचा दिया। उनको बहुत अधिक थकावट महसूस हुआ था, लेकिन उनका जो कमरा था वह वातानुकूलित था, अर्थात उसमें एसी लगा हुआ था। उनको काफ़ी ठंड लगी। आते ही वे बिछावन पर पड़ रहे और गहरी नींद में सो गए और सुबह 9 बजे उनकी आँखें खुली। तब जब उनकी आँखें खुली तो उनका जो दोस्त था सुरजीत, उन्होंने उसको फ़ोन किया और कहा कि जल्दी से तैयार होकर होटल के स्वागत कक्ष में पहुँच जाओ। 10-11 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना उन लोगों को आवश्यक था, क्योंकि वे एयरपोर्ट उनको फिर से पहुंचना था और एयरपोर्ट पहुंचकर उनको वहां से वियतनाम की यात्रा तय करनी थी। हम लोग बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ गए। सामान उतारा गया। तब तक हमें लाउंज में बैठाया गया। विमान प्रतीक्षा कर रहा था। आज हम लोग हनोई के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। मुझे खुशी हो रही थी कि सब ठीक ठाक हो गया। दोनों दूतावास के लोग विदाई स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। घोषणा हुई। हम लोग एक विशेष रास्ते से हांगकांग वियतनाम विमान के पास लाए गए। वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा होता है। तो होंग का मतलब हुआ जो वायु का मार्ग होता है, वो हांगकांग का मतलब होता है। इसका अर्थ होता है हवा। अंग्रेजी में इसको एयर वियतनाम कहेंगे, अर्थात ये जो हांगकांग है इसको अंग्रेजी में एयर वियतनाम कहा जाएगा। तो वे बताते हैं कि जब उनको फ़ोन किया गया कि 10-11 बजे उनको पहुंचना है, तब वे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैंकॉक के पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने सामान को उतारा। तब तक उनको लाउंज में बैठाया गया। विमान प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने हनोई के लिए प्रस्थान कर सकेंगे, इस बात को सोचकर उन्हें बहुत अधिक खुशी हो रही थी। सब ठीक ठाक हो गया। दोनों दूतावास के लोग विदाई स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। उनकी घोषणा हुई। तब हम लोग एक विशेष रास्ते थे, अर्थात हांगकांग वियतनाम के पास से लाए गए। वियतनामी भाषा में होंग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा होता है। अंग्रेजी में इसको एयर वियतनाम कहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। होंग का अर्थ क्या होता है और खोंग का अर्थ क्या होता है, ये आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जरूर पढ़िएगा। ये 2 नंबर का भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो होंग का अर्थ होता है मार्ग और खोंग का अर्थ होता है हवा, अर्थात मार्ग हवा, मार्ग वायु, एयर वियतनाम इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। हम लोग एक एक करके विमान के भीतर आ गए। विमान हम लोगों को लेकर बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए उड़ा। थोड़ी देर बाद बैंकॉक शहर से ऊपर मंडराते हुए विमान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मैंने एक बार विमान से बैंकॉक को फिर से देखा। इसके बाद वह नज़र से ओझल हो गया। आसमान में कुहासा छाया हुआ था, इसलिए धरती की चीज़ें बहुत कम दिखाई पड़ती थी। अर्थात वे सभी जो लोग थे वे एक एक करके विमान के भीतर आ गए। विमान में हम लोगों को लेकर बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम की जो राजधानी थी वह हनोई के लिए उड़ा। अर्थात जो वियतनाम था वह एक देश का नाम है और उस देश की राजधानी का नाम था हनोई। और वे उस हनोई में, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को इंडिया आना होगा, लंदन से जैसे कि इंडिया आना होगा, तो वे जो इंडिया का राजधानी है वह दिल्ली है, तो वे दिल्ली में उतरेंगे एयरपोर्ट से। तो वही उसमें बताया जा रहा है कि वे वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए उड़े थे, अर्थात उनको हनोई में उतरना था।
थोड़ी देर बाद बैंकॉक शहर के ऊपर मंडराते हुए जो विमान थे वह अपनी मंजिल की ओर चढ़ पड़ा। उन्होंने एक बार विमान से बैंकॉक को फिर से देखा। इसके बाद वह उनकी नज़र से ओझल हो गए, अर्थात उनको बाद में जो बैंकॉक था वह दिखना बंद हो गया, क्योंकि जो विमान था वह बहुत अधिक ऊंचाई पर आ गया था और आगे निकल गया था। आसमान में कुहासा छाया हुआ था, इसलिए धरती की चीज़ें उनको बहुत कम दिखाई पड़ती थी। जहाँ कुहासा घना नहीं होता था वहाँ कभी कोई गांव, नदी, खेत खलिहान और जंगल दिखाई देते थे। अर्थात जहाँ कुहासा होता था वहाँ उनको धरती की कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जहाँ कुहासा कुछ कम होता था वहाँ उनको कोई गांव, नदी, खेत खलिहान और जंगल दिखाई देते थे। लगभग 1.5 घंटे की उड़ान के बाद अचानक एक बड़ी नदी दिखाई पड़ी। काफ़ी बड़ी नदी मालूम पड़ी। श्री पार्थ सारथी ने बताया कि यह मैकांग नदी है। नाम सुनकर लगा जैसे वर्षों से मैं इस नदी को जानता हूँ। जब वियतनाम अमेरिका से लड़ रहा था उस समय न मालूम कितनी बार इस नदी का नाम दुनिया भर के समाचार पत्रों में आया करता था। लगा जैसे इस महानदी के साथ मेरा बड़ा गहरा भावनात्मक संबंध है। जब तक मैकांग मेरी नज़र से ओझल नहीं हो गई मैं उसे देखता रहा। अर्थात जब उन्होंने देखा कि जब कुहासा कम होता था तो उनको धरती मतलब सीट पर बैठे हुए थे, विंडो सीट पर, और विंडो सीट से भी ज़मीन की तरफ ही देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने को जहाँ कुहासा नहीं दिखता था वहाँ उनको कोई गांव, कोई खेत, कोई नदी खलिहान दिखाई देता था। लेकिन लगभग 1.5 घंटे की उड़ान के बाद उनको अचानक एक बहुत बड़ी नदी दिखाई पड़ी। उस नदी का नाम था मैकांग नदी। तो उस मैकांग नदी के साथ उनको लगा कि उनका एक बहुत ही बड़ा गहरा भावनात्मक संबंध है। वे इस नदी को वर्षों से जानते हैं, वैसा उनको लगा, क्योंकि वियतनाम जब अमेरिका से लड़ रहा था तो न जाने उस नदी का अर्थात मैकांग नदी का जो नाम था वह दुनिया भर के समाचार पत्रों में बहुत बार आया था। क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसके किस जगह पर युद्ध होता है उस प्लेस का भी नाम दिया जाता है समाचार पत्रों में। तो उसी कारण मैकांग नदी का जो नाम था वह दुनिया भर के समाचार पत्रों में आया करता था। लगा उनको जैसे इस महानदी के साथ उनका एक गहरा भावनात्मक संबंध है। जब तक मैकांग उनकी नज़र से ओझल नहीं हो गई वे उसे देखते रहे। एक अज्ञात आध्यात्मिक तृप्ति का अपूर्व अनुभव हुआ। मुझे यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि वह मैकांग नदी के महागंगा के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात जो मैकांग नदी है वियतनाम का वह महागंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है, अर्थात मशहूर है, प्रसिद्ध है। तिब्बत से निकलती है जो मैकांग नदी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वह तिब्बत से निकलती है और लाओस, कंबोडिया में बहती चली जाती है। इस तरह देखते देखते विमान वेचिन हवाई अड्डा पहुंचे और केवल 20 मिनट तक रुका। वेचिन लाओस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो लाओस है उस लाओस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है वेचिन। तो वे वेचिन में कुछ देर रुके, 20 मिनट तक रुके। लगभग सभी यात्री यहाँ उतरे। कैंटीन में बड़ी मुश्किल से चावल की बनी पाव रोटी और उनको चाय मिली। अर्थात वेचिन में जब वे उतरे तो 20 मिनट उनको समय था वहाँ घूमने के लिए। तो वे वहाँ कैंटीन में गए और कैंटीन में उनको चावल की बनी पाव रोटी और चाय मिली, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली। इस क्षेत्र में अर्थात जो वेचिन क्षेत्र था उस क्षेत्र में प्राय चावल की बनी पाव रोटी ही मिलती थी। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया में गेहूं के आटे की पाव रोटी हम लोगों को मिलती है, लेकिन उस वेचिन शहर में चावल की बनी पाव रोटी ही मिलती है। विमान उड़ने का समय हो गया, घोषणा हुई। सभी यात्री विमान के अंदर आ गए और अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। वेचिन से हनोई पहुंचने में कुल 1.5 घंटे लगे। जिस हवाई अड्डे पर विमान उतरा उसका नाम जियालाम है। विमान द्वारा हनोई आने के लिए यही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नज़दीक है। ज्यों ही हांगकांग जियालाम हवाई अड्डे पर उतरा, वियतनामी अफसर कहिए या वियतनामी पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, बड़ी तेजी से विमान के अंदर आकर हम लोगों से प्रत्येक से मिले। दूसरों ने गाइड और दुभाषिया का काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने विमान से उतरने के बाद जो ही वियतनाम की भूमि पर पहली बार स्पर्श किया, वियतनामी कमेटी ऑफ सोलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपुल्स ऑफ ऑल कंट्रीज के पदाधिकारियों ने उनके सहयोगियों को गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। हम लोगों के आगमन से वे बड़े प्रसन्न दिखे। अर्थात जब वियतनाम के जो हनोई था राजधानी, उसमें जब वे अंतर्राष्ट्रीय पर से हवाई अड्डे से उतरे थे तो उस हवाई अड्डे में जब एरोप्लेन से उतरे थे विमान से, तब जो वहाँ के वियतनामी कमेटी ऑफ सोलिडरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपुल्स ऑफ ऑल कंट्रीज, पीपल्स ऑफ द ऑल कंट्रीज़ के जो पदाधिकारी थे और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने गुलदस्ता के साथ उनका गुलदस्ता भेंट करके अर्थात उनको गुलदस्ता गिफ्ट में देकर उनका स्वागत किया। और वहाँ जब वियतनाम में थे तो बहुत सारे पीपुल्स कार्यकर्ता या फिर आप कहिए कि वियतनामी अफसर तेज़ी से विमान के अंदर आकर उनमें से प्रत्येक लोगों से मिले और दूसरों ने गाइड और दुभाषिया का काम शुरू कर दिया। दुभाषिया कहा जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर को। अर्थात जैसा कि आपको पता है नरेंद्र मोदी
वैसे तो अभी उनको इंग्लिश ही बोलना आता है, लेकिन अगर कोई ऐसा राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री हो जिसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता हो और वे किसी ऐसे देश में जाएं जहां अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है, तो एक दुभाषिया उनके साथ होता है जिसको अंग्रेजी भी आती है और हिंदी भी आती है। तो वे हमारे राज्य के अर्थात हमारे देश के राष्ट्रपति हो या फिर मुख्यमंत्री हो, तो हमारे देश के जो व्यक्ति होते हैं उसकी भाषा को हिंदी में सुनकर दूसरे देश के व्यक्ति को इंग्लिश भाषा में सुनाते हैं और उसकी भाषा को इंग्लिश में सुनकर हम लोगों को हिंदी में समझाते हैं। उसे ही दुभाषिया कहा जाता है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता है। तो हम लोगों ने विमान से उतरने के बाद जो ही वियतनाम की भूमि पर पहली बार स्पर्श किया, वियतनामी कमेटी ऑफ सोलिडरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज के पदाधिकारियों ने, उनके सहयोगियों ने गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। हम लोगों के आगमन से वे बड़े ही प्रसन्न दिखे, अर्थात वे लोग वहां गए इस बात को लेकर वे बहुत अधिक प्रसन्न थे वियतनाम के लोग। विमान से थोड़ी ही दूर पर हम लोगों के लिए मोटर गाड़ी खड़ी थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार के लिए एक एक मोटर गाड़ी की व्यवस्था थी। प्रत्येक के साथ वियतनाम कमेटी ऑफ सोलिडरिटी एवं फ्रेंडशिप विद द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज का एक वरीय सदस्य और दुभाषिया का प्रबंध था। अर्थात इंडिया से जितने भी व्यक्ति गए थे सभी व्यक्तियों के अलग अलग मोटर गाड़ी की व्यवस्था थी। सभी के साथ एक वही जो फ्रेंडशिप विद द पीपल्स का एक वरीय सदस्य था और सभी के लिए एक साथ एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का भी प्रबंध था। जो मोटर गाड़ी थी वह बहुत ही बड़ी थी, अर्थात जिस गाड़ी में बैठे थे वो बहुत अधिक बड़ी थी। पूछने पर बताया गया कि ये गाड़ियाँ सोवियत रूस की बनी हुई है। अब हम लोग हनोई शहर की ओर चल पड़े, अर्थात वे वहाँ से जब एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ से वे हनोई शहर की ओर चल पड़े। सड़कें जो थे वह साधारणतः अच्छी है। शहर में प्रवेश करने से पहले रेड रिवर पार किया, अर्थात जब शहर में प्रवेश करने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने रेड रिवर को पार किया। अब वे बताएंगे रेड रिवर क्या है, उसके बारे में कुछ अन्य बातों को बताएंगे। तो यह बड़ी नदी है, वियतनाम की एक मशहूर नदी। नदी पर लंबा पुल है, बीच से रेलगाड़ी आती जाती है, दोनों बाजू सड़क है जिस पर मोटर, बस, ट्रक आदि और पैदल यात्री आते जाते हैं। इसी रेड रिवर के किनारे वियतनाम की राजधानी जो है वह हनोई बसा हुआ है। मुझे बताया गया कि 1982 ईस्वी तक हनोई नगर की जो आयु थी वह 9 वर्ष की हो जाएगी, अर्थात जो हनोई नगर की आयु है वह 900 वर्ष की हो जाएगी। 1982 ईस्वी के आसपास वह उनको बताया गया। शहर में प्रवेश करते समय हनोई लोकोमोटिव रोड और हनोई रेलवे जंक्शन उन्होंने देखा। उसी समय एक रेलगाड़ी हाईफोंग से यात्रियों को लेकर हनोई जंक्शन पहुंच रही थी। डिब्बों में यात्री भरे थे। रास्तों में सड़कों के किनारे मकानों, बाजारों और हनोई नगर वासियों को उन्होंने आते जाते देखा। अर्थात जब वे मोटर गाड़ी में बैठकर जा रहे थे तो उन्होंने अनेक प्रकार के दृश्यों को देखा और उन्हीं दृश्यों को वे बता रहे हैं। अब हम लोग अतिथिशाला के पास आ गए थे। यह अतिथिशाला और औपनिवेशिक काल में बनी थी। अतिथिशाला से थोड़ी दूर पहले हम लोग मोटर से उतर गए और सड़क के दोनों किनारे रंग बिरंगे वेश में बालक, बालिकाएं, जवान और वृद्ध जो स्वागत के लिए खड़े थे उनसे मिले। सबके हाथों में गुलदस्ता था और अपनी मातृभाषा में गाना गाकर वे हम लोगों का स्वागत करते हुए भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ हो के भी नारे लगा रहे थे। बड़े स्नेह और अपनत्व के साथ हम लोग एक दूसरे से मिले। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से जुलूस के रूप में हम नई बनी राजकीय अतिथिशाला में पहुँचे। यहीं हम लोगों के रहने का प्रबंध था। तो वे बताते हैं कि जब वे मोटर गाड़ी से उतरे तो वहाँ उनके लिए एक अतिथिशाला बनाया गया था और वे उसी अतिथिशाला के पास गए तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, जवान थे और वृद्ध से रंग बिरंगे वेश में खड़े थे, अर्थात उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उन सभी के हाथों में एक एक गुलदस्ता था, अर्थात फूलों का एक गुलदस्ता था। उन सभी ने अपनी मातृभाषा का एक गाना गाकर उन लोगों का स्वागत किया और भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ हो इस बात का भी नारा लगाया। बड़े स्नेह और अपनत्व का साथ वे जो लोग थे, भोला पासवान शास्त्री जी थे, वे और उस देश के लोग, वियतनाम देश के लोग एक दूसरे से मिले। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से जुलूस के रूप में बनी एक राजकीय अतिथिशाला में पहुँचे। यहीं उन लोगों के रहने का प्रबंध था, अर्थात भोला पासवान शास्त्री जी और उनके साथ जो अन्य व्यक्ति वहाँ गए थे उनके रहने का प्रबंध था। यह पाठ जो है यह एक यात्रा संस्मरण है, अर्थात यह पाठ एक यात्रा वृत्त है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, पाठ में जैसे जैसे भोला पासवान शास्त्री जी ने यात्रा की वे उन्हीं बातों को बता रहे हैं और उन्हीं बातों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ आप उसको ध्यान से सुनते हुए चलिए। जब पाठ समाप्त होगा तो आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आगे भी इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बन पाएगा। तो वे वहाँ अतिथिशाला में पहुँचे थे, वहीं उनको रहने का प्रबंध था।
यहाँ पहुँचने पर हम लोग एक बड़े होटल में बैठाए गए। यात्रा की थकावट दूर करने के लिए हमें सुगंधित गर्म रुमाल हाथ मुंह पोंछने के लिए दिए गए। साथ साथ चाय भी दी गई, मगर बिना दूध की। अर्थात थकावट उनकी दूर करने के लिए उनको एक सुगंधित गर्म रुमाल हाथ मुंह पोंछने के लिए दिया गया था, और साथ साथ उनको चाय भी दी गई थी, लेकिन जो चाय थी वह बिना दूध की थी, और वह चाय मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती, फिर भी एक दो घूंट पी ही लेता था। वहाँ इसी प्रकार की चाय पीने की प्रथा थी। मुझे तो वह चाय कुटकी चिरायता जैसी लगी। अर्थात जो भोला पासवान शास्त्री जी थे उनको बिना दूध की चाय पसंद नहीं थी, लेकिन जो वियतनाम का हनोई राजधानी था, उस हनोई राजधानी में बिना चाय मतलब बिना दूध की ही चाय पीने की प्रथा थी, और उस चाय को पीना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी का मान रखने के लिए उस चाय की एक दो घूंट को पी लिया। भोजन उपरांत थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक 5 बजे शाम को हम शहर की ओर निकले। वियतनाम पीपुल्स पार्टी के एक वरीय सदस्य और दुभाषिया बराबर हमारे साथ रहते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वरीय सदस्य जो था पीपुल्स पार्टी का, जो फ्रेंडशिप वाला था, उसका एक सदस्य, और दुभाषिया जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर था वह बराबर उनके साथ रहता था, अर्थात उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए रहता था। दुभाषिया मात्र संवाहक का काम करते थे, अर्थात जो दुभाषिया थे, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, वे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते थे, हमारी बातों को ट्रांसलेट करने में। वह अपनी निजी राय कभी भी नहीं बतलाते थे, अर्थात वे अपने माध्यम से किसी भी बात को नहीं बताते थे। जो सामने वाले व्यक्ति कहता था उन्हीं बातों को वे सिर्फ कहने का काम करते थे, अर्थात बताते थे। हम लोग शहर का सामान्य दृश्य देखते हुए वेस्ट लेक पहुँचे। हनोई शहर के अंदर 4-5 झीलें हैं, संभवतः इसीलिए हनोई को झीलों का नगर भी कहते हैं। वेस्ट झील के किनारे एक बड़ा होटल है। क्यूबा सरकार ने उसे बनाकर वियतनाम सरकार को दिया है, अर्थात वह जो होटल है उसको बनाया तो क्यूबा सरकार ने, लेकिन क्यूबा सरकार ने बनाकर उसे वियतनाम सरकार को दे दिया है। यह होटल हनोई में जुबली होटल के नाम से मशहूर है, अर्थात प्रसिद्ध है। यहाँ एक और ख़ास बात है, वह है साइकिल की सवारी। जिधर देखिए उधर झुंड के झुंड लोग साइकिलों पर सवार घूमते फिरते और आते जाते दिखाई पड़ते हैं। इस तरह झीलों और साइकिलों का शहर है हनोई, अर्थात वहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वे साइकिल पर ही सवार करते हैं। तो वे बताते हैं कि इस तरह झीलों, क्योंकि 4-5 झील था वहाँ हनोई में, तो इस तरह झीलों और साइकिलों का शहर है हनोई। यहाँ ट्रक, बस और मोटर गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। कोई इन चीज़ों को व्यक्तिगत संपत्ति की हैसियत से नहीं रख सकता, अर्थात जो मोटर गाड़ी, बस और ट्रक हैं उनका वहाँ राष्ट्रीयकरण हो गया, अर्थात वे सरकारी हो गए हैं। उनको कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति की तरह हैसियत से नहीं रख सकता। वहाँ निजी संपत्ति अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति साइकिल को ही रख सकता है, इसलिए वहाँ के जो व्यक्ति थे वे साइकिल पर सवार होकर इधर उधर घूमते फिरते थे। दूसरे दिन सवेरे खूब तड़के जगा और 6:30 बजे तैयार हो गए। आज का प्रोग्राम भी बड़ा प्रेरक और महत्वपूर्ण है। हो ची मिन्ह मसोलियम जाकर उस महान नेता की पार्थिव देह के दर्शन कर श्रद्धा के फूल चढ़ाना था। हम लोग ठीक समय पर मसोलियम पहुंच गए। नंगे पांव एक ओर से भीतर ले जाए गए और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को माल्य अर्पण करते हुए दूसरी ओर से बाहर आ गए। जिस समय हो ची मिन्ह के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़ा होकर माल्य अर्पण कर रहा था, उस समय की मनस्थिति को अपने शब्दों में, अर्थात उस समय की मनस्थिति को शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। वे बताते हैं कि वे पहले दिन तो घूमे हनोई शहर में, उन्होंने देखा कि वहाँ 4-5 झील है, वहाँ के व्यक्ति जो हैं वे साइकिल पर सवार होकर इधर उधर घूमते हैं, वहाँ इसीलिए उसको साइकिल और झीलों का शहर हनोई को कहा जाता है। वहाँ के जो व्यक्ति हैं वहाँ साइकिल के अलावा किसी अन्य संपत्ति को नहीं रख सके, क्योंकि वहाँ के जो ट्रक हैं, बस और मोटर गाड़ी हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात उनको सरकारी कर दिया गया। तो जब वे दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे ही उठ गए, अर्थात 6:30 पर ही उठ गए, और उनका आज का प्रोग्राम भी बड़ा ही प्रेरक और महत्वपूर्ण था। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जब वे पन्ने पलट रहे थे उन्होंने एक स्केच देखा था, जो स्केच था हो ची मिन्ह का। तो वे हो ची मिन्ह किसके जो नेता जो थे, महान नेता, उसकी पार्थिव देह के दर्शन करने के लिए ही उनको जाना था, अर्थात उनको श्रद्धा के फूल वहां जाकर चढ़ाना था। वे ठीक समय पर मसोलियम पहुंच गए। नंगे पांव उनको एक दौर से भीतर ले जाया गया और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को माल्य अर्पण करके, अर्थात फूलों को चढ़ाकर उन्होंने दूसरी ओर से बाहर आ गए। जिस समय में हो ची मिन्ह के पार्थिव शरीर के, वे बताते हैं भोला पासवान शास्त्री जी कि वे जिस समय हो ची मिन्ह के पार्थिव शरीर के समक्ष होकर खड़ा होकर माल्यार्पण कर रहे थे, उस समय की वे अपनी मनस्थिति को शब्दों में व्यक्त करना उनके लिए असंभव है। अब वे बताते हैं कि काश मुझे उनसे कभी साक्षात्कार का अवसर मिला होता, अर्थात वे कहते हैं कि काश मुझे उनसे कभी सामना सामनी मिलने का मौका मिलता।
वह स्थान बड़ा शांत और पवित्र है। हो ची मिन्ह को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे पहले उनको पेंसिल स्केच की तस्वीर ही देखी थी। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि जब पाठ शुरू हुआ था तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक पेंसिल की स्केच की तस्वीर देखी थी और वही तस्वीर थी हो ची मिन्ह की। तो वह वही बताते हैं कि हो ची मिन्ह को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे पहले उन्होंने उनको पेंसिल स्केच की तस्वीर में ही देखी थी। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं में बराबर उनकी तस्वीरें उनको देखने को मिलती रही। आज सर्वप्रथम उनके पार्थिव शरीर को देखने का उनको अवसर मिला। वहाँ तेज रोशनी थी। वे चित पड़े थे। माथा जरा सा बाईं ओर झुका था। एक हाथ जांघ पर रखा था। पैंट शर्ट पहने हुए थे। दुबला पतला लहसुनुमा दाढ़ी और मूछें थी। लगा जैसे वे तंद्रा अवस्था में हो, दृष्टा की तरह विचार मगन हो। वहाँ हमें बताया गया कि मसोलियम के लिए रूस ने एक पावरफुल एयर कंडीशनर वियतनाम को दिया था। तो उनको वहाँ ये भी बताया गया कि मसोलियम के लिए रूस ने एक पावरफुल एयर कंडीशनर भी वियतनाम को दिया है। वहाँ से हम लोग उस महाकान को देखने गए जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहते थे। वह मकान नहीं, शाही महल है। वह अब भी एक युग का प्रतिनिधित्व करता दिखता है। जब तक हो ची मिन्ह पहली बार उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति हुए थे, उनसे उसी महल में रहने के लिए अनुरोध किया गया था, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था तथा एक साधारण से मकान में रहना पसंद किया था। अर्थात जो हो ची मिन्ह थे, वे जब वहाँ के राष्ट्रपति बने थे तब उनको जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का मकान नहीं, शाही महल था, उसमें रहने का मौका उनको मिला था। लेकिन जब उनको वहाँ रहने के लिए अनुरोध किया गया तो उन्होंने उसको अस्वीकार कर दी, अर्थात वहाँ रहने से मना कर दिया हो ची मिन्ह ने, और उन्होंने एक साधारण से मकान में रहना पसंद किया। अर्थात वे शाही महल में रहना पसंद नहीं करते थे। जहाँ वे पहले रहते थे वह मकान उक्त महल के पास ही है। अर्थात जहाँ वे रहते थे वह भी मकान वही थी जहाँ वह बड़ा महल था, जिस महल में उनको रहने के लिए अनुरोध किया गया था। हम लोग उसको देखने गए। छोटा सा साधारण मकान है। कुल 2 कमरे हैं, चारों ओर बरामदा। एक कमरे में उनकी खाट रखी है जिस पर वे सोते थे। खाट पर बिछावन और ओढ़ने के कपड़े समेटे रखे हैं। तकिया भी रखा है। शायद एक छड़ी रखी है जिसको लेकर वे बाहर निकलते थे या टहलते समय इस्तेमाल करते थे। कुछ छोटी मोटी चीज़ें। दूसरे कमरे में कुछ पुस्तकें रखी हैं। उन्हीं की लिखी हुई वे फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानते थे। बरामदे में लकड़ी की बनी बेंच रखी हुई थी जिस पर मुलाकाती या अन्य लोग आकर बैठते थे। एक टाइपराइटर मशीन भी रखी है। हो ची मिन्ह राष्ट्रपति बन जाने पर भी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वे स्वयं टाइप कर लेते थे। यह उनका बड़ा पुराना अभ्यास था। वे कहा करते थे कि अपने जीवन भर के सीखे कामों और अनुभवों को क्यों छोड़ दें, अभ्यास बनाए रखना चाहिए। तो जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो अभ्यास है वह हमेशा हम लोगों को इसलिए बनाए रहना चाहिए क्योंकि वह हम लोगों को परफेक्ट बना के रखती है। तो वे उनके बारे में बताते हैं कि जो हो ची मिन्ह थे, जब वे वहाँ के राष्ट्रपति बने थे वियतनाम के, तो जब वे वहाँ के राष्ट्रपति बने थे तब उनको एक बहुत ही बड़ा शाही महल में रहने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने रहने से इनकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था और वे एक साधारण से मकान में रहने लगे थे। तो जो भोला पासवान शास्त्री जैसे जब वे वहाँ गए थे तो उन्होंने उस मकान को देखने की भी इच्छा जागृत की और वे उस मकान को देखने के लिए गए जिस मकान में ये हो ची मिन्ह राष्ट्रपति रहा करते थे। तभी जब उस मकान में गए तो वह मकान बहुत ही साधारण मकान था। उसमें सिर्फ 2 रूम थे और चारों ओर बरामदा था। रूम में जो जो सामान थे उन सामानों का जो दृश्य उन्होंने देखा तो उसका वर्णन उन्होंने इस पंक्ति में किया है। और वे बताते हैं कि उसमें एक छड़ी भी थी जिस छड़ी को लेकर वे बाहर टहलते थे, अर्थात उस छड़ी के सहारे घूमते थे। उनके यहाँ एक टाइपराइटर मशीन भी था क्योंकि टाइप उनको अच्छे से करना आता था जो हो ची मिन्ह थे, और वे अपने कुछ कामों को स्वयं ही टाइप कर लेते थे। यह उनका पुराना बड़ा अभ्यास था और वे कहा भी करते थे कि जीवन भर के सीखे कामों या फिर अनुभव को क्यों छोड़ दें, अभ्यास को हमेशा बनाए रखना चाहिए। वह मकान वैसा ही था जैसा अगल बगल रहने वाले साधारण नागरिकों का था। मकान के सामने एक तालाब है। दुनिया भर की मछलियों की विभिन्न जातियां उसमें हैं। यहीं से हम लोगों को वह मकान भी दिखाया गया जहां हो ची मिन्ह राष्ट्रपति होने से पहले रहते थे। मुझे तो उल्लिखित मकान से भी साधारण यही मालूम पड़ा कि जहां उन्होंने राष्ट्रपति होने के बाद भी रहना पसंद नहीं किया, वहाँ हम लोग कोई नहीं रहता, अर्थात अब वहाँ कोई नहीं रहता। वह राष्ट्र को समर्पित है, अर्थात जिस मकान में रहते थे उस मकान में अभी वर्तमान में कोई नहीं रहता था। वह जो मकान था वह सरकार को समर्पित है, उसे राष्ट्र का संरक्षण प्राप्त है। यह वियतनाम की जनता का धरोहर है, प्रेरणा स्रोत है। वह जहाँ जाने पर राष्ट्र की सुप्त आत्मा जागृत हो उठती है। जो एक आदमी है जो उसकी देखभाल करता है, एक गाइड है जो उसके बारे में जानकारी देता है। वियतनाम राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय महत्व का स्थान है वह श्री हो ची मिन्ह वियतनाम के सर्वप्रिय नेता रहे। वहाँ 2 शब्द बड़े प्रचलित हैं,
एक हो ची मिन और दूसरा हुआ सेन, जिसका अर्थ है कमल का फूल। अर्थात वहाँ वियतनाम में दो शब्द बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। पहला तो है हो ची मिन, क्योंकि हो ची मिन वियतनाम के राष्ट्रपति बने थे और वे वैसे राष्ट्रपति थे जैसा राष्ट्रपति आज तक वियतनाम में नहीं बना होगा, इसलिए लोगों के बीच में उनकी बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि थी, क्योंकि वे वियतनाम के एक सर्वप्रिय नेता रहे थे। इसलिए हो ची मिन उनका नाम वहाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और एक शब्द वहाँ और प्रसिद्ध है जिसका नाम है हुआ सेन। हुआ सेन का अर्थ होता है कमल का फूल। उसकी लोकप्रियता वहाँ जाने पर ही पता चल सकती है। अर्थात अगर आप हुआ सेन कमल के फूल का शब्द का अर्थ का अच्छी तरह से लोकप्रियता जानना चाहते हैं तो उसकी लोकप्रियता वहाँ जाने पर ही जानी जा सकती है। तो हो ची मिन की लोकप्रियता क्यों है वो तो इस पूरे पाठ में लेखक भोला पासवान शास्त्री जी ने हम लोगों को बता दिया है, लेकिन हुआ सेन का अर्थ कमल का फूल है, उसकी लोकप्रियता जानने के लिए हम लोगों को वहीं जाने पर इस बात को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त हुआ। ये पाठ बहुत इंटरेस्टिंग पाठ था। जिस प्रकार भोला पासवान शास्त्री जी ने अपने जीवन में यात्रा किया और उन्होंने अपनी यात्रा के दृश्य को इस पाठ में उतार दिया, अर्थात इस पाठ के जरिए उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया और हो ची मिन जो एक महान नेता थे, जो एक राष्ट्रपति थे, उनके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताकर वे हम लोगों को प्रेरित करना चाहते थे कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए उनको अपने पुरानी बातों को नहीं भूलना चाहिए और अपने जीवन को सादगी के साथ जीना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके स्पीड बढ़ाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए इस पाठ को आप बिल्कुल अच्छे से ज़रूर समझ जाइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे, जिनको पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी अर्थात अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको अपना कोई राय, सलाह या फिर अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचाना होता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।